हॉलीवुड डायरी में आप सबका स्वागत है। आज हम एलियन कवेनेंट को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ये फिल्म प्रोमेथियस का सीक्वल है और इसे भी रिडली स्कॉट ने डायरेक्ट किया है। यदि आपने अभी तक प्रोमेथियस का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप पहले प्रोमेथियस का एक्सप्लेनेशन देखें। इसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में माइकल फैसबेंडर और कैथरीन वाटरस्टोन है। इस फिल्म में प्रोमेथियस की बात की कहानी को दिखाया गया है। हमने प्रोमेथियस के लास्ट में देखा था कि डेविड और एलिजाबेथ एक एलियन शिप में इंजीनियर्स के ग्रह को ढूंढने उस ग्रह से निकल जाते हैं और उसके आगे की कहानी एलियन कवेनेंट में दिखाई गई है। ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो स्पॉइलर से भरा हुआ है। फिल्म की शुरुआत में हम डेविड और पीटर वैलेंट को देखते हैं। यहाँ वैलेंट जवान है और उन्होंने डेविड को बनाया है। वैलेंट डेविड को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बनाया है। तभी डेविड वैलेंट से पूछता है कि आपको किसने बनाया है। वैलेंट डेविड को बोलते हैं कि इसी सवाल का जवाब हमें ढूंढना है कि मुझे मतलब इंसानों को किसने बनाया है, और इस सवाल का जवाब हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। तभी डेविड बोलता है कि आप एक इंसान हैं और आप एक दिन मर जाएंगे। मैं तो एक रोबोट हूँ, मैं कभी नहीं मरूंगा। इस बात पर हम वैलेंट को थोड़ा असहज देखते हैं और यहीं से इस बात का संकेत मिलता है कि डेविड खुद को इंसानों से बेहतर मानता है। इसके बाद की कहानी 2104 में आती है। प्रोमेथियस अभियान के 11 साल के बाद कवेनेंट नाम का स्पेसशिप ओमेगा 6 नाम के प्लेनेट की ओर जाता है ताकि वहां इंसानों को बसाया जा सके। इन्हें वहां पहुंचने में 7 साल 4 महीने लगेंगे। इस शिप में 15 क्रू, 2000 कॉलोनिस्ट और 1400 भ्रूण थे। इस शिप को वॉल्टर नाम का एक रोबोट मॉनिटर कर रहा होता है। वॉल्टर दिखने में बिल्कुल डेविड जैसा है और फिर एक शॉक वेव के कारण शिप डैमेज हो जाता है। इस कारण शिप के अंदर कुछ जगह पर आग लग जाती है और 47 कॉलोनिस्ट की भी मौत हो जाती है। वॉल्टर शिप के कंप्यूटर को सभी क्रू मेंबर्स को जगाने को बोलता है। इसी दौरान शिप के कैप्टन जैक के स्टेसिस पॉड में खराबी होने के कारण वो खुलता नहीं और फिर वो उसमें ही जिंदा जल जाता है। यहाँ शिप पर कई मैरिड कपल भी थे, जिनमें से एक कैप्टन जैक और उनकी पत्नी डेनियस भी थी। डेनियस अपने पति को अपनी आंखों के सामने ही जिंदा जलते देख पूरी तरह टूट जाती है। जैक को अंतिम विदाई देने के बाद ये लोग उस शिप की मरम्मत करते हैं और इसी दौरान शिप के बाहरी हिस्से का मरम्मत कर रहे एक क्रू मेंबर को कुछ सिग्नल मिलते हैं। जब ये लोग उस सिग्नल की जानकारी का पता लगाते हैं तब उन्हें उस ग्रह का पता चलता है जहाँ से सिग्नल आ रहा होता है और उन्हें यह भी पता चलता है कि वह ग्रह इंसानों के रहने के लिए ओमेगा 6 से भी बेहतर है और ये लोग वहाँ कुछ ही हफ्तों में पहुँच सकते हैं। जैक की जगह नए कैप्टन बना ओरम ये डिसाइड करता है कि वो लोग इस पर जाएंगे क्योंकि ओमेगा 6 पर इन्हें पहुँचने के लिए अभी 2 साल और लगेगा और रिसेंटली हादसे के कारण कोई भी क्रू का मेंबर वापस उन स्लीपिंग चैम्बर्स में नहीं जाना चाहता। यहाँ जैक की वाइफ डेनियल, जो कि अब शिप की वाइस कैप्टन भी है, वो इसका विरोध करती है। डेनियल सोरम को बोलती है कि किसी अनजाने ग्रह पर जाने का निर्णय खतरनाक साबित हो सकता है। ओरम उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि ओरम को ऐसा लगता है कि ये लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते और हमेशा उसके डिसीजन का विरोध करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डेनियल्स इस बात से हैरान थी कि जब उन लोगों ने इस पूरी यूनिवर्स को स्कैन किया तो ये ग्रह कैसे छूट गया। हो सकता है इस ग्रह पर इंजीनियर्स ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया होगा या फिर इस ग्रह का ऐसा एटमॉस्फेयर होगा जिसने स्कैन होने नहीं दिया। और फिर ये लोग उस ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचते हैं। कवेनेंट शिप ऑर्बिट पर ही रुकता है और क्रू मेंबर्स का एक दल लैंडर के जरिए इस प्लैनेट पर उतरता है ताकि इस जगह का मुआयना कर सके। यहाँ उतरने के बाद ही सिग्नल में प्रॉब्लम आने लगती है, जिस कारण इन लोगों का कवेनेंट शिप पर मौजूद क्रू मेंबर से संपर्क करने में दिक्कत होती है। इस कारण पायलट की वाइफ पेरिस वहीं रुकती है और सिग्नल्स को ठीक करने की कोशिश करती है, जबकि बाकी लोग जिस जगह से उन्हें सिग्नल आया था उस ओर बढ़ते हैं। तभी इन लोगों को वहाँ गेहूं की खेती दिखती है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं कि यहाँ गेहूं को किसने प्लांट किया। इस ग्रह का वातावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल था, लेकिन इन सब के बावजूद न इस ग्रह पर कोई एनिमल था और न ही कोई बर्ड।
इसके बाद औरम की वाइफ कैरन एक क्रू मेंबर के साथ रुककर मिट्टी के सैंपल लेने लगती है और बाकी के लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी कैरन के साथ वाले बंदे का पैर एक पौधे पर पड़ता है और फिर उसके अंदर से काले कलर का पार्टिकल निकलता है जो उसके कानों के अंदर चला जाता है। यहाँ हम आपको बता दें कि ये कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक ग्लू का ही परिवर्तित रूप है। जैसा कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था कि ब्लैक ग्लू जब भी किसी इंसान के बॉडी के अंदर जाता है कुछ अलग चीज़ का ही निर्माण करता है। उसी तरह यहाँ पर भी उस बंदे के कान में जाते ही ये उसकी बॉडी में रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ओरम, डैनियल्स और उनके साथियों को इंजीनियर का शिप दिखता है। ये वही शिप था जिसके ज़रिए डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ यहाँ इस प्लेनेट पर आई थी। तभी वहाँ एक क्रू का मेंबर वैसे ही पौधे को देखता है जिससे कैथरीन का साथी इन्फेक्टेड हो गया था और जैसे ही वो बंदा उस पौधे को छूता है उसमें से भी ब्लैक कलर का एक पार्टिकल निकलता है जो उसके नाक में चला जाता है और अब ये बंदा भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद शिप के अंदर उन लोगों को डॉक्टर एलिजाबेथ की फ़ोटो मिलती है और फिर एलिजाबेथ की होलोग्राफी वीडियो भी। इन लोगों को ये भी पता चलता है कि ये शिप वैलेंट कॉर्पोरेशन का नहीं है बल्कि कोई और शिप है। ये लोग समझ नहीं पाते कि ये शिप एलिजाबेथ को कैसे मिला और वो यहाँ कैसे और क्यों आई। वहीं दूसरी तरफ कैरन के साथ वाले बंदे की तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है और कैरन उसे वापस ले जाने का निर्णय लेती है और कैरन ओरम को भी बताती है कि वो वापस लैंडर पर जा रही है क्योंकि उसके साथ वाले बंदे की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। ओरम भी अपने बाकी साथियों को लेकर लैंडर की ओर बढ़ने लगता है और यहाँ दूसरे बंदे की भी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। कैरन लैंडर के पास पहुँचने लगती है और अपने साथ वाले की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ते देख लगातार ओरम को बोलती है कि जल्दी से वापस लैंडर की ओर आओ। कैरन उस बंदे को लेकर लैंडर पर पहुंचती है। यहाँ फेरिस पहले से ही मौजूद थी लेकिन उस बंदे की हालत को देखकर वो किसी संक्रमण के खतरे से डरने लगती है। कैरन उस बंदे को मेडिकल रूम में लेकर जाती है। तभी फेरिस उस बंदे के बॉडी से निकलते खून को देखकर डर जाती है। वो कैरन को उस बंदे के साथ मेडिकल रूम में बंद कर देती है। यहाँ कैरन उसे लगातार बोल रही होती है कि उसे यहाँ बंद ना करे लेकिन वो नहीं सुनती। फेरिस ओरम से कांटेक्ट कर उसे बताती है कि इस बंदे की तबीयत बहुत ख़राब है और उसकी बॉडी से खून भी निकल रहा है। फेरिस बहुत ही डरी हुई होती है और ओरम को जल्दी आने को बोलती है लेकिन यहाँ ओरम के साथ वाले बंदे की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। इसके बाद फेरिस देखती है कि उस बंदे के पीठ से फाड़कर एक एलियन बाहर आता है। यह देखकर कैरन भी डर जाती है और उसे यहाँ से निकालने को बोलती है लेकिन डरी हुई फेरिस दरवाज़ा नहीं खोलती। वो भागकर गन लेने जाती है। इसी दौरान वो एलियन कैरन पर अटैक करता है और उसे मार देता है। वहीं फेरिस उस एलियन को गोली मारने की कोशिश करती है लेकिन वो एलियन बहुत ही तेज़ और एग्रेसिव होता है इसलिए वो इसे मारने में कामयाब नहीं हो पाती और यहाँ फेरिस उस एलियन को मारने के चक्कर में पूरे शिप में विस्फोट कर देती है और पूरा लैंडर डिस्ट्रॉय हो जाता है और फेरिस भी मारी जाती है। लेकिन वो एलियन लैंडर से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ ओरम पहुँचता है। वो अपने सामने उस लैंडर को डिस्ट्रॉय होते देखता है लेकिन वो अपने वाइफ को बचाने की कोशिश भी नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ ओरम के साथ वाले बंदे के मुंह से एलियन बाहर आता है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते वो एलियन झाड़ियों में भाग जाता है। ये लोग कवनेंट शिप से संपर्क करने की कोशिश करते हैं पर कोई संपर्क नहीं हो पाता। तभी वहाँ एलियन इन लोगों पर अटैक कर देता है। वॉल्टर डैनियल को एलियन से बचाता है और वो एलियन वॉल्टर का हाथ चबा जाता है। तभी एलियन एक दूसरे क्रू मेंबर पर अटैक कर उसे मार देता है। ये लोग उस एलियन पर गोलियां चलाते हैं। वो वहाँ से भाग जाता है और फिर दूसरा एलियन भी इन पर हमला कर देता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो आसमान में फायर करता है और फिर आग और धुएं से डरकर वो एलियन वहाँ से भाग जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि डेविड था जो डॉक्टर एलिजाबेथ के साथ इस प्लेनेट पर आया था। यहाँ इन एलियंस में चेंजिंग देख पाते हैं। ये अपने सोर्स की बॉडी में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे और बाहर भी इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से थी। इनके स्किन का कलर भी चेंज था और ये किसी जानवर की तरह अटैक कर लोगों को खा रहे थे। हम वापस मूवी में आते हैं। डेविड इन लोगों को अपने साथ एक टेंपल में लेकर जाता है। टेंपल में जाते समय ये लोग कई सारे लाशों को देखते हैं। डेविड इन्हें बताता है कि जब डेविड और एलिजाबेथ इस प्लेनेट पर पहुंचे वो गलती से ब्लैक ग्लू इस प्लेनेट के लोगों पर गिर गया
और सभी मारे गए। डेविड इन्हें बोलता है ये ब्लैक ग्लू एक बायोलॉजिकल वेपन के जैसा है जो पेड़ पौधों को छोड़कर हर जीवित जीवों पर, चाहे वो इंसान हो या जानवर, अटैक करता है। और ये एलियन जो इन लोगों को मारने वाला था वो भी उन लोगों के इस ग्लू के इन्फेक्टेड होने के कारण बना था। डेविड इन्हें बोलता है इस ग्लू से जो जीव बनता है वो बहुत ही तेज़ और एग्रेसिव होता है और हम चाहे तो उन्हें मार दें या उन्हें वेपन्स की तरह यूज़ करें। यहाँ हमें डेविड की नीयत का पता चलता है। वो इन एलियंस को वेपन्स की तरह यूज़ करना चाहता है। और डेविड को जब पता चलता है कि इन लोगों के साथ शिप पर 2000 से ज़्यादा लोग हैं और ये लोग कॉलोनी बनाना चाहते हैं, डेविड बहुत खुश होता है और थोड़ा अजीब रिस्पॉन्स देता है। इसके बाद ये लोग वापस से कवेनेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौसम के खराबी होने के कारण इसका सिग्नल कवेनेंट तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ हम देखते हैं कि डैनियल्स को डेविड पर थोड़ा शक होता है और वो वॉल्टर को डेविड की छानबीन करने को बोलती है। वॉल्टर डेविड के पास जाता है। यहाँ डेविड को पता चलता है कि उसके बाद बनाए गए रोबोट में कई चेंजिंग किए गए हैं और इंसानों ने नए रोबोट को अपने लिए एडवांस बनाया है। इंसानों ने अब डेविड जैसे रोबोट बनाना बंद कर दिए क्योंकि डेविड इंसानों जैसे होने के कारण उसकी सोच भी इंसानों जैसी हो गई थी। डेविड सेल्फिश होने के साथ साथ सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। इसके अलावा डेविड में इंसानों की तरह खुद को महान साबित करने का जुनून था, इसलिए वो नई नई क्रिएशन बनाता था ताकि वो खुद को इंसानों से बेहतर साबित कर पाए या फिर खुद को भगवान साबित कर पाए। यहाँ वॉल्टर देखता है कि डेविड ने कई जीवों पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, यहाँ तक कि डेविड ने इंसेक्ट्स पर भी उस ब्लैक ग्लू का एक्सपेरिमेंट किया है। यहाँ डेविड वॉल्टर को अपने जैसा समझकर उसे सारी बातें बताता है। डेविड जब इस ग्रह पर आया तो उसने इस ग्रह के लोगों पर वो ब्लैक ग्लू गिराकर सब लोगों को मार दिया। हालांकि वो ग्रह के लोग इंजीनियर्स की तरह नहीं दिख रहे थे, थोड़े अलग दिख रहे थे। यहाँ दो बातें हो सकती हैं, या तो ग्रह इंजीनियर्स का नहीं था क्योंकि जब डेविड का शिप वहाँ पहुँचा तो सारे लोग उसे देखने नीचे खड़े थे जैसा कि उनका भगवान उनके पास आया हो, या फिर ये लोग उस ग्लू की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एक बेहतर इंजीनियर्स बनाते थे जो एस्ट्रोनॉट होते थे। और जब ये किसी ग्रह से अपने ग्रह वापस आए तो ये लोग उन्हें देखने इकट्ठे हुए। आप हमें कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। डेविड वॉल्टर को ये भी बताता है कि डॉक्टर एलिजाबेथ ने उसे ठीक किया और एलिजाबेथ दुनिया की सबसे दयालु इंसान थी। उसने एलिजाबेथ से बेहतर इंसान कहीं नहीं देखा। डेविड उसे बोलता है कि वो डॉक्टर एलिजाबेथ से प्यार करता था। अब या तो ये वो प्यार था जो इंसान एक दूसरे से करते हैं, या डेविड अपनी प्रोग्रामिंग के अनुसार जिसे प्यार समझता था ये वो है। डेविड वॉल्टर को उसकी कब्र दिखाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि डेविड झूठ बोल रहा था क्योंकि डेविड ने एलिजाबेथ को वहाँ नहीं दफनाया था। वहीं दूसरी तरफ ओरम इस ग्रह पर आने के अपने डिसीजन के लिए माफ़ी मांगता है। डेनिस उसे हौसला देती है। तभी उन दो एलियंस में से एक एलियन जो जिंदा बच गया था वहाँ आता है और फिर इस क्रू मेंबर्स में से एक लड़की को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ कवनेंट का पायलट टी अपने शिप को उस प्लेनेट की ओर पास ले जाता है और फिर इन लोगों का संपर्क हो जाता है। टी को क्रू मेंबर्स और उसकी पत्नी के मौत के बारे में पता चलता है। वो बहुत दुखी होता है और फिर वो बाकियों को बचाने के लिए लैंडर से उस ग्रह पर जाने का निर्णय लेता है। इसी दौरान डेविड एलियन को देखता है और उससे संपर्क करने की कोशिश करता है। यहाँ हम उस एलियन को दो पैरों पर इंसानों की तरह खड़ा होते देखते हैं। यहाँ वो एलियन डेविड पर अटैक नहीं करता। शायद वो डेविड को देखकर थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि डेविड ना तो जिंदा इंसान था और ना ही कोई जानवर। डेविड उस एलियन को देखकर खुश होता है क्योंकि वो डेविड का क्रिएशन ही था। तभी वहाँ ओरम आता है और उस एलियन को गोली मार देता है। यहाँ हम देखते हैं कि डेविड इस बात से बहुत नाराज़ होता है। तभी ओरम डेविड को बोलता है, यहाँ जो भी हो रहा है मुझे सब बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। डेविड ओरम को अपने सारे एक्सपेरिमेंट दिखाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि डेविड ने हर छोटे बड़े जीव पर एक्सपेरिमेंट किया है। डेविड दो अलग अलग जीन्स को मिलाकर एक करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ हम डेविड के पास ब्लैक ग्लू की बॉटल और कई सिलेंडर भी देखते हैं। इसके अलावा हम वहाँ फेस हगर की तस्वीर भी देखते हैं और एलियन के अंडों को भी, जिसे डेविड ने काट कर रखा हुआ था।
जैसा कि आपने एलियन मूवी में देखा था, एलियंस अंडे देती हैं, फिर उसमें से फेसहगर निकलकर इंसानों के मुंह में चिपककर अपने भ्रूण को इंसानों के अंदर डाल देता है और फिर उसका शरीर फाड़कर एलियन बाहर आता है। यहाँ डेविड उस ब्लैक ग्लू का इस्तेमाल कई प्रजातियों पर कर कई नए नए और अलग अलग एलियन बनाए थे। यहाँ हम आपको बता दें कि डेविड ने एलिजाबेथ के ऊपर भी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। यहाँ हम एलिजाबेथ की कंडीशन देखिए समझ सकते हैं कि डेविड ने उस ब्लैक ग्लू का इस्तेमाल एलिजाबेथ के रिप्रोडक्शन सिस्टम के साथ कर और नए एलियंस को बनाए। यहाँ यह भी हो सकता है कि वो जो एलियंस के अंडे थे वो एलिजाबेथ के रिप्रोडक्शन सिस्टम का इस्तेमाल कर बनाया होगा। हम वापस मूवी पर आते हैं। डेविड ओरम को उन एलियन के अंडों के पास लेकर जाता है और फिर उस अंडे में से एक फेस हगर निकलता है और फिर वो ओरम के फेस पर चिपक कर उसके मुंह में अपने भ्रूण को डाल देता है और फिर कुछ समय बाद ओरम के चेस्ट को फाड़कर जियोनोमॉर्फ एलियन बाहर आता है। यहाँ डेविड अपने इस क्रिएशन को देख बहुत खुश होता है। इसके बाद वॉल्टर जब डेविड के पास आता है, डेविड उसे बोलता है कि इंसान एक विलुप्त होने वाली प्रजाति है जो खुद को बचाने के लिए दूसरे ग्रहों पर बसने की कोशिश कर रहा है। डेविड बोलता है कि हमें इन इंसानों को खत्म कर एक बेहतर जीव का निर्माण करना होगा। वॉल्टर डेविड की बात से सहमत नहीं था। डेविड वॉल्टर को मार देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन वॉल्टर एक एडवांस टेक्नोलॉजी में बना रोबोट था जो खुद को हील कर सकता था, इसलिए वॉल्टर के घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। वहीं डेनिस को इस बात का पता चल जाता है कि एलिजाबेथ के साथ डेविड ने क्या किया और फिर डेविड डेनिस को भी मारता है और उसके साथ भी वही सारे एक्सपेरिमेंट करने की बातें करता है। तभी वहाँ वॉल्टर आ जाता है और वो डेनिस को वहाँ से भागने को बोलता है और फिर तभी वॉल्टर और डेविड की आपस में फाइट होती है। वहीं दूसरी तरफ ओरम को ढूंढते हुए लोब और उसका साथी उन अंडों के पास पहुंचते हैं। तभी एक अंडे में से एक फेसहगर निकल उन पर अटैक करता है। उसका साथी उस एलियन फेसहगर को काटकर लूप को बचाता है, लेकिन उसी दौरान उस फेसहगर के एसिड वाले खून से लूप का फेस जल जाता है। तभी वो जियोनोमॉर्फ लूप के साथी पर अटैक करता है और यहाँ हम जियोनोमॉर्फ को देखते हैं जो बहुत तेज़ी से बड़ा हो गया है। वो एलियन लूप के साथी को मार देता है और इसी दौरान लूप और डेनिस वहाँ से बाहर निकलकर टी को सिग्नल भेजते हैं ताकि वो लैंड कर पाए। डेनिस और लूप उस लैंडर की ओर भागते हैं। तभी हम वॉल्टर को भी उनके पीछे भागते देखते हैं और हम उनके पीछे एलियन को भी भागते देखते हैं। ये तीनों उस लैंडर के अंदर जाते हैं। टी जैसे ही लैंडर को उड़ाता है उसे पता चलता है कि वो एलियन भी लैंडर पर चढ़ गया है। डैनियल्स उस लैंडर से बाहर निकलकर बहुत ही बहादुरी और समझदारी से उस एलियन को मार देती है। फिर ये लोग कवेनेंट शिप पर पहुंचते हैं। इन्हें लगता है कि सब ठीक हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन्हें पता चलता है कि शिप के अंदर एक एलियन है। ये एलियन लूप का चेस्ट फाड़कर बाहर आया जियोनोमॉर्फ है। जब फेसहगर ने लूप पर अटैक किया था, वो मरने से पहले अपने भ्रूण को लूप के अंदर डाल चुका था। ये एलियन शिप के असिस्टेंट पायलट अपवर्थ और उसके पति को भी मार देता है। डैनियल्स वॉल्टर की सहायता से उस एलियन को एग्जिट की तरफ ले जाती है और फिर डैनियल्स टी के साथ मिलकर इस एलियन को शिप से बाहर स्पेस में फेंक देती है। लेकिन अब क्रू मेंबर्स में सिर्फ डैनियल्स और टी ही बचे हैं। अब ये लोग वापस ओरिगा 6 प्लैनेट की ओर जाते हैं और वॉल्टर डैनियल और टी को वापस से स्टेसिस पॉड में डालता है। इसी दौरान डैनियल समझ जाती है कि ये वॉल्टर नहीं डेविड है, लेकिन वो स्टेसिस पॉड से बाहर नहीं आ पाती और वो हाइबरनेशन में चली जाती है। इसके बाद डेविड अपने मुंह के अंदर रखे 2 फेसहगर एलियन के भ्रूण को बाहर निकालता है और इंसानी भ्रूण के साथ कोल्ड स्टोर में रख देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड अपने कोड को भी जनरेट कर लेता है, लेकिन वो लास्ट मैसेज जो अर्थ पर भेजता है वो वॉल्टर के कोड से ही भेजता है, जिसमें वो हादसे की जानकारी और उसके बाद ओरिगा 6 जाने की बात कर रहा था। यहाँ डेविड के पास अब 2000 इंसान और 1140 इंसानी भ्रूण हैं जिनके साथ अब वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है। ये मूवी यहाँ ख़त्म होती है। आगे क्या होगा वो हमें इसके आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। हमने इस फिल्म में कई टाइप के एलियंस को देखा है। यहाँ नियोमॉर्फ से जियोनोमॉर्फ तक के एवोल्यूशन को भी देखा है। इस मूवी में कुछ सवाल ऐसे थे जिसका जवाब हमें नहीं मिला, जैसे गेहूं को किसने प्लांट किया,
हो सकता है उसे इंजीनियर्स ने ही प्लांट किया हो। दूसरा सवाल ये भी है कि जब डेविड ने ब्लैक ग्लू गिराया तो इंजीनियर्स तुरंत मर गए, जबकि इंसानों और दूसरे जीवों के अंदर जाकर ये ग्लू उनके डीएनए स्ट्रक्चर को चेंज कर एक नए जीव को क्रिएट करता है। इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला, डेविड ने ग्लू में कुछ चेंजिंग किया हो जिससे वो सारे तुरंत मर गए, या फिर जैसा कि हमने देखा है कि ब्लैक ग्लू हर जीव पर अलग अलग इफेक्ट करता है। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जैसे इंजीनियर वो ग्लू पीता है वो टूटकर बिखर जाता है, लेकिन उस वक्त वो पानी में गिरता है और पानी में गिरते ही नए जीवन का निर्माण शुरू हो जाता है। या फिर ग्लू की भी क्वांटिटी मैटर करती है। जब डेविड इस प्लैनेट पर पहुंचता है तब वहाँ एक और शिप होती है, तो उसने डेविड को क्यों नहीं रोका? हो सकता है कि इंजीनियर्स इस शिप को इसलिए वहाँ आने दिए क्योंकि ये उन्हीं लोगों की शिप थी, और डेविड को उन सब पर हमला करते देख वो शिप उस पर अटैक कर देता है और डेविड का शिप क्रैश हो जाता है। यहाँ एक सवाल और आता है, जब डेविड एलिजाबेथ से प्यार करता है फिर उसने एलिजाबेथ की जान क्यों ली? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, डेविड का भगवान बनने का जुनून, मतलब नई क्रिएशन करने का पागलपन एलिजाबेथ के प्यार से ज़्यादा था। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि डेविड की नज़रों में एलिजाबेथ को उसने वो दिया जो वो कभी पा नहीं सकती थी, माँ बनने का मौका। एलिजाबेथ ने डेविड के एक्सपेरिमेंट के कारण एलियंस को जन्म दिया। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी तरह हमें अपना प्यार और सपोर्ट करते रहें। और इस वक्त इस ब्लैक ग्लू से भी बड़ा खतरा हम इंसानों के लिए कोविड-19 है। तो घर पर रहें और अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। गुड बाय।